हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ईएनटी का द डेफ चाइल्ड। इसके बारे में जितना भी आपको पता होना चाहिए वो सब आपको आज मैं बताऊंगी। द डेफ चाइल्ड, children with profound more than 90 decibel loss or total deafness fail to develop speech and have often erroneously been termed deaf mute or deaf and dumb। जिन बच्चों की डेफनेस या उनकी हेयरिंग लॉस 90 डेसिबल से ज़्यादा है या वो टोटली ही डेफ हैं, उनको वो स्पीच डेवलप नहीं कर पाते, वो बोल नहीं पाते, तो इसीलिए हम उनको डेफ म्यूट या डेफ एंड डम बोल देते हैं। बट ये जो बच्चे होते हैं इनका कोई भी डिफेक्ट स्पीच प्रोड्यूसिंग अपैरेटस में नहीं है, सिर्फ इसलिए कि ये सुन नहीं पाते थे, डेफनेस थी इनके अंदर, इसलिए ये बोल भी नहीं पाते। बट कोई भी प्रॉब्लम इनके स्पीच प्रोड्यूसिंग अपैरेटस में नहीं है, बोलने की किसी भी अपैरेटस में इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ हेयरिंग लॉस है। द मेन डिफेक्ट इज़ हेयरिंग लॉस। दे हैव नेवर हेयर्ड स्पीच एंड देयरफॉर डू नॉट डेवलप इट। इन लेसर डिग्रीज ऑफ हेयरिंग लॉस स्पीच डज डेवलप बट इज़ डिफेक्टिव। अगर हेयरिंग लॉस है बट कम है तो बच्चा फिर भी सुन सकता है, स्पीच किसी की आवाज़ सुन सकता है, तो इसका मतलब जितना सुनेगा उतना वो डेवलप करेगा अपनी स्पीच को। वो स्पीच उसकी डेवलप होगी बट डिफेक्टिव होगी, उतनी क्लियर नहीं होगी, उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी होगी। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 5 years ऑफ लाइफ इज़ क्रिटिकल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज। बच्चे के पैदा होने के 5 years तक जो उसकी स्पीच और लैंग्वेज के डेवलप होने का सबसे नाजुक टाइम होता है, क्रिटिकल टाइम होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्पीच और लैंग्वेज है वो उसकी उसी टाइम डेवलप होती है। Therefore, there is need for early identification and assessment of hearing loss and early rehabilitation in this group। अब हम पढ़ेंगे इसकी टियोलॉजी यानी कि कॉजेज़, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके डेवलप होने के। सो हेयरिंग लॉस इन अ चाइल्ड मे डेवलप फ्रॉम कॉजेज़ लाइक इट मे बी बिफोर बर्थ और प्रीनेटल, इट मे बी ड्यूरिंग बर्थ, पेरीनेटल और देयर आफ्टर द बर्थ, दैट इज़ पोस्टनेटल। इन तीनों में से कोई भी कारण हो सकता है। अब पढ़ेंगे एक एक करके हम तीनों कॉजेज़ को। सबसे पहला है प्रीनेटल यानी कि बिफोर बर्थ कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या होगा, प्रीनेटल में बिफोर बर्थ में इन्फेंट फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और मदर के फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इन्फेंट फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे? एन इन्फेंट मे बी बॉर्न विद इनर ईयर एनॉमली। कोई भी बच्चा हो सकता है कि उसको पहले से ही जेनेटिक या नॉन जेनेटिक कारण से एनॉमली हो इनर ईयर की। एनॉमलीज मे अफेक्ट इनर ईयर अलोन। अगर सिर्फ इनर ईयर को अफेक्ट करे तो मतलब इसको हम बोलेंगे नॉन सिंड्रोमिक, एंड अगर ये बाकी इन सिंड्रोम को बना रहे हैं तो उसको हम सिंड्रोमिक बोलेंगे। Anomalies affecting the inner ear may involve only the membranous labyrinth or both membranous as well as bony labyrinth। So अब हम पढ़ेंगे anomalies of inner ear या membranous या bony labyrinth, इनकी anomalies पढ़ेंगे जिसकी वजह से hearing loss हो सकता है। They include Shebe dysplasia. It is the most common inner ear anomaly. Bony labyrinth is normal in this dysplasia. Superior part of membranous labyrinth, that is utricle and semicircular canals, they are also normal. But the main thing is dysplasia. This dysplasia, Shebe dysplasia, is seen in the cochlea and saccule. Hence, they are also called as cochleosaccular dysplasia। क्या कहा हमने इसमें बोनी लेब्रिंथ भी नॉर्मल है, सुपीरियर पार्ट ऑफ मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ यानी कि यूट्रिकल और सेमी सर्कुलर डक्ट्स भी नॉर्मल हैं। प्रॉब्लम किस में है? डिस्प्लेजिया किस में हुआ है? कॉक्लिया में और सेक्यूल में, तो इनको हम कॉक्लियोसेक्युलर डिस्प्लेजिया बोलते हैं। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर डिस्प्लेजिया। ये जो शीबे डिस्प्लेजिया था ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव नॉन सिंड्रोमिक ट्रेट है। नॉन सिंड्रोमिक कब बोलेंगे? जब ओनली इनर ईयर ही इन्वॉल्व होता है तब। Now Alexander dysplasia, it affects only the basal turn of membranous cochlea। ये अफेक्ट किसको कर रहा है? Only the basal turn of membranous cochlea। Thus only high frequencies are affected। मतलब थोड़ी बहुत रेजिडुअल हेयरिंग प्रेजेंट होगी बट लो फ्रिक्वेंसीज में प्रेजेंट होगी, एंड दैट कैन बी एक्सप्लॉयटेड बाय एम्पलीफिकेशन विद द हेयरिंग एड्स। से हम उनको एम्पलीफाई कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। थर्ड है बिंक-सीबनमैन डिस्प्लेजिया। देयर इज़ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक? शीबे डिस्प्लेजिया में क्या था? बोनी लेब्रिंथ नॉर्मल है, मेम्ब्रेनस का अपर पार्ट यानी कि यूट्रिकल सेमीसर्कुलर डक्ट्स नॉर्मल हैं। प्रॉब्लम किस में है? कॉक्लिया और सेक्यूल में, इसलिए हम बोलते हैं कॉक्लियोसेक्युलर डिस्प्लेजिया। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है।
अब अलेक्जेंडर में क्या था, इसमें सिर्फ मेम्ब्रेनस कॉक्लिया का सिर्फ और सिर्फ बेजल टर्न ही अफेक्ट था, इसीलिए ये पूरी तरह से हेयरिंग लॉस पूरी तरह से नहीं हुआ था। कुछ कुछ हेयरिंग इसमें प्रेजेंट थी, जैसे कि रेजिडुअल हेयरिंग इन्होंने लिखा हुआ है, उसको हम एम्पलीफाई भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेयरिंग एड्स। थर्ड में हमें क्या पढ़ा, बिंग सिबनमन में मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ पूरी तरह से एब्सेंट है, कंप्लीट एब्सेंस। फोर्थ है माइकल एप्लेजिया, इसमें बोनी भी एब्सेंट है, मेम्ब्रेनस भी एब्सेंट है, एंड इवन द पीट्रस एपेक्स इज ऑल्सो एब्सेंट, but external and middle ear they are completely unaffected and no hearing aids or cochlear implantations can be used here. Michael Aplasia में सब कुछ absent है, bony भी, membranous भी, and even the petrous apex. अब अगला है Mondini dysplasia, इसमें ओनली द बेजल कॉइल इज़ प्रेजेंट और कॉक्लिया इज़ 1.5 टर्न्स, बाकी सब कुछ अब नॉर्मल है। इसमें क्या बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ये प्रेजेंट है, ओनली द बेजल कॉइल इज़ प्रेजेंट और कॉक्लिया इज़ 1.5 टर्न्स। देर इज़ इनकम्प्लीट पार्टीशन बिटवीन द स्केले ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ osseous spiral lamina. कंडीशन इज़ यूनिलैटरल और बायलैटरल, एंड ये डिफॉर्मिटी हमें कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है, पेंड्रेड, वार्डनबर्ग, ब्रेंकियो ओटोरिनल, ट्रीचर कॉलिन्स एंड विल्डरवैंक सिंड्रोम्स। कौन सी कंडीशन, मोंडिनी डिस्प्लेजिया। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बेजल कॉइल प्रेजेंट होता है, या जो कॉक्लिया है उसकी 1.5 टर्न्स होती हैं। और क्या होता है इसमें, जो स्केला टिम्पैनम एंड स्केला वेस्टिबुलर होता है, उनकी जो पार्टीशन है वो इनकम्प्लीट होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑशियस स्पाइरल लेमिना। अगला है एनलार्ज्ड वेस्टिबुलर एक्वेडक्ट, इसमें क्या होता है, वेस्टिबुलर एक्वेडक्ट जो है वो 2 mm से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। एंडोलिम्फेटिक सैक भी एनलार्ज हो जाता है एंड कैन बी सीन ऑन T2 MRI, एंड इट कॉजेज अर्ली ऑनसेट सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस which is progressive. Vertigo may also be present. लास्ट सेमी सर्कुलर कैनाल मालफॉर्मेशंस हो सकती हैं, बोथ सुपीरियर एंड लेटरल, और ओनली लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल मालफॉर्मेशंस मे बी सीन। नेक्स्ट ये थे इन्फेंट फैक्टर्स, अब है मैटरनल फैक्टर्स। मैटरनल फैक्टर्स में इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रेडिएशन टू मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड अदर फैक्टर्स। इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इन टॉर्च में से कोई भी इन्फेक्शन अगर मदर को हुआ होगा तो दैट कैन कॉज द डेफ चाइल्ड कंडीशन। टॉर्च में टी का मतलब है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, TO का, R का मतलब है रुबेला, C का साइटोमेगालोवायरस, H का हर्पीस टाइप 1 एंड 2, एंड S से सिफिलिस। ड्रग्स में कोई भी इनमें से ड्रग लिया होगा जिसका निमोनिक है GST, CQT, जिस जेंटामाइसिन, S से स्ट्रेप्टोमाइसिन, T से टोब्रामाइसिन, C से क्लोरोक्वीन, Q से क्विनिन एंड T से थाइलोमाइड। तो ये सब इनमें से कोई भी ड्रग लिया होगा तो दैट कैन ऑल्सो कॉज द कंडीशन ऑफ द डेफ चाइल्ड और हेयरिंग लॉस कर सकता है। नेक्स्ट रेडिएशन टू मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर कोई रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ होगा, या अदर फैक्टर्स में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, डायबिटीज़, टॉक्सीमियाज ऑफ प्रेगनेंसी एंड थायराइड डेफिशिएंसी, मैटरनल अल्कोहलिज्म इज़ ऑल्सो थेराटोजेनिक। अब ये थे प्री नेटल यानी कि बिफोर बर्थ के कॉजेज। अब है पेरी नेटल यानी कि ड्यूरिंग बर्थ। दे आर एनॉक्सिया यानी कि बिल्कुल कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट डैमेजेस द कॉक्लियर न्यूक्लियर एंड कॉजेज हैमरेज इनटू द ईयर। ये एनॉक्सिया यानी कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ क्यों होगा, कैसे हुआ होगा, या तो प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से, या प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से, कॉर्ड जो है बेबी के नेक के अराउंड चली गई होगी, एंड प्रोलैप्स्ड कॉर्ड की वजह से, इनकी वजह से क्या होगा, एनॉक्सिया यानी कि O2 बिल्कुल भी नहीं मिलेगी बेबी को, और उसकी वजह से क्या होगा, O2 नहीं मिलेगी तो कॉक्लियर न्यूक्लियर डैमेज हो जाएगा एंड दैट कॉज हैमरेज इनटू द ईयर। अगला है प्री मेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट। अगर जो बेबी है वो प्री मेच्योर बॉर्न हुआ, या उसका जब वो पैदा हुआ तो उसका जो बर्थ वेट है वो 1500 ग्राम से कम था या 3.3 पाउंड से कम था तो हो सकता है। बर्थ इंजरीज़ में फोर्सेप्स डिलीवरी अगर हुई थी उसमें इंजरी हो सकती है। दे मे कॉज इंट्राक्रेनियल हैमरेज विद एक्स्ट्राविजेशन ऑफ ब्लड इनटू द इंटरनल इनर ईयर। Next, due to neonatal jaundice, where bilirubin level is more than 20 mg/cent, it can damage the cochlear nuclei. Neonatal meningitis and sepsis. Time spent in neonatal ICU or toxic drugs may also affect the hearing. अब है थर्ड पोस्ट नेटल कॉजेज में जेनेटिक भी हो सकता है और नॉन जेनेटिक भी हो सकता है। जेनेटिक की बात करें तो दो डेफनेस इज जेनेटिक, इट मैनिफेस्ट लेटर इन चाइल्डहुड हो सकता है
कि ये जेनेटिक है, बट ज़रूरी नहीं जेनेटिक है तो पैदा पैदा होते ही उसको ये सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे, उसको सुनाई देना बंद हो जाएगा। हो सकता है कभी कभी जेनेटिक हो, लेकिन उसको जो उसके सिम्टम्स हैं वो लेट लाइफ में शुरू हों, यानी कि पोस्ट नेटल एडल्ट लाइफ में शुरू हों उसको सिम्टम्स। डेफनेस में अकर अलोन एज इन familial progressive sensorineural hearing deafness or in association with certain syndromes like Alport and Klippel-Feil-Hurler. Non-genetic में they are essentially same as in adults and include viral infections, measles, mumps, varicella, influenza, meningitis and encephalitis, secretory otitis media, ototoxic drugs, trauma and noise-induced deafness. सो हमने क्या पढ़ा, पोस्ट नेटल में जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक दो तरह के कारण हो सकते हैं। जेनेटिक में हो सकता है कि जेनेटिक डिसीज़ है, लेकिन उसको जो इसकी मैनिफेस्टेशन है वो लेट हुई है, पैदा होने के बाद काफ़ी टाइम बाद, चाइल्डहुड में या एडल्ट लाइफ में उसको ये शो हो सकते हैं। और नॉन जेनेटिक बिल्कुल जैसे एडल्ट्स में होती है वैसे इन सब इन्फेक्शंस या ओटाइटिस मीडिया इनकी वजह से हो सकती है। फिर हमने पढ़ा था पेरीनेटल, यानी कि बर्थ के दौरान अगर एनॉक्सिया था, एनॉक्सिया किसी भी कारण प्लेसेंटा प्रीवियस से या प्रोलॉन्ग लेबर से, कॉर्ड राउंड द नेक से एंड प्रोलैप्स कॉर्ड से, उसकी वजह से कॉक्लियर न्यूक्लियर डैमेज होगा और उसकी वजह से हैमरेज हो जाएगा कान में, उसकी वजह से डेफ चाइल्ड हो जाएगा। प्रीमेच्योरिटी हुई होगी या लो बर्थ वेट होगा, बर्थ इंजरीज या न्यूट्रल जॉन्डिस, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस, वो सब था। और उसके पहले क्या था प्री नेटल में, इन्फेंट एंड मेटरनल फैक्टर्स, उसमें इम्पॉर्टेंट सबसे यही है। इन्फेंट फैक्टर्स में शीबे डिस्प्लेजिया, अलेक्जेंडर डिस्प्लेजिया, Bing Siebenman Michaels aplasia, Mondini dysplasia, and enlarged vestibular aqueduct. Thank you.